आसिम भाई ने जिया को इतना मारा और तुम दोनों ने इन्हें रोका भी नहीं। ज़ेबा ने जिया के जख्मों को टकोर करते हुए कहा, आपको भी तो पता है कि जब से बाबा और तायाबू बाहर सेटल हुए हैं, आसिम भाई को टोकने वाला कोई भी नहीं है। रेमा ने इसके लिए मेडिसिन निकालते हुए कहा, पर जो भी था भाई को यूं नहीं करना चाहिए था। और तुम मुझे सच सच बताओ कि कॉलेज में हुआ क्या था। वृद्धा रमना के सामने आते हुआ वो एक्चुअली में अपिया, और वो अब कुछ बोलेगी भी या कि ये नहीं। जबे ने कुछ झुलाकर कहा, क्या हम दोनों मामूल के मुताबिक हॉस्पिटल गए थे। छुट्टी के वक्त फ़हीम मुझसे मिलने आया तो इसके साथ इसका दोस्त भी आया था। इसका दोस्त जिया के साथ सिर्फ खड़ा था, अभी सिर्फ खड़ा था वहाँ पर। आसिम भाई अपने किसी दोस्त के साथ आए हुए थे। जिया को इस लड़की के साथ देखकर भाई से वहाँ से घसीटते हुए ले आई। और फिर फ़हीम तुमसे क्यों मिलने आया था? माना कि तुम इसकी मनकूहा हो, मगर रिमना ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो आइंदा इसे मना कर देना कि दोबारा कभी ना आए। वृद्धा ने इसे समझाना चाहा, ओके आप ये आइंदा नहीं आएगा। रिमना ने शर्मिंदगा होते हुए कहा। ज़ेबा का निकाह इसके बड़े खाला के बेटे मुनीब से हुआ था, जबकि रिमना का निकाह इसकी छोटी खाला के बेटे फ़हीम से कर दिया गया था। फरहा बेगम अब जिया के लिए फिक्रमंद थी, क्योंकि आसिम के बदलते हुए तेवर और सुरिया बेगम का रवैया दिन ब दिन जिया से खराबतर होता जा रहा था। वृद्धा के लिए फरहा बेगम का रिश्ता दिखाया तो सुरिया बेगम ने तेवर चढ़ाते हुए फौरन ना कह दी। इसके बाद से फरिया बेगम ने वृद्धा के लिए कोई रिश्ता ना दिखाया और जिया के लिए फिक्रमंद हो गई। ज़ेबा का एम फिल का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, जबकि वृद्धा के एम फिल के 2 सेमेस्टर बाकी थे। रिमना और जिया दोनों को ही मेरिट पर दाखिला मिल गया था और वो दोनों ही डॉक्टर बन रही थी। इनका 5वां साल चल रहा था। कहार साहब सऊदीया में मुकीम थे, जबकि नूर साहब कारोबार के सिलसिले में हल्जी ममालिक में घूमते ही रहते थे। कहार साहब ने अपनी बेगम फरहा बेगम और अपनी वालदा बिल्किस बेगम को उम्र करवाने के अर्ज से सऊदी बुलाया था। इन्हें ये कोई 1 महीना होने वाला था, इनकी वापसी भी होने वाली ही थी। कहार साहब ने तो सुरिया बेगम से भी कहा, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि इन्हें कहीं बिल्किस बेगम की देखभाल न करनी पड़ जाए। जिया नींद की आवार गोलियों के जरिए से जा रही थी। अब सुरिया बेगम और आसिम के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी के दिमाग में एक शख्स की नज़रें बहुत बुरी तरह चुभ रही थी। वो कौन था? जिया ये बात तो नहीं जानती थी, लेकिन इन नज़र में कुछ ऐसा था जैसे बहुत ज़्यादा खटक रहा था, जैसे वो इन आँखों को पहले कहीं देख चुकी थी, जैसे इन आँखों में इसके लिए कुछ था जो वो महसूस कर रही थी 2 दिन पहले। जिया में इमरजेंसी वार्ड में खड़ी थी। अचानक 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर्स को खींचकर इसकी तरफ बढ़े। जिया फौरन स्ट्रेचर्स की तरफ बढ़ी। स्ट्रेचर्स पर एक मरीज लेटा सिसक रहा था। इसकी आंखें बंद थी, सांसें भी उखड़कर चढ़ रही थी। जख्म काफी गहरे लग रहे थे। जिया ने दिल की धड़कन देखी तो वो भी बहुत सुस्त थी। वार्ड बॉय मुसलसल कह रहे थे, ऑपरेटेड द पेशेंट डॉक्टर, ऑपरेटेड द पेशेंट। जिया स्ट्रेचर पर वो दो जानों बैठी और इसके दिल की धड़कन बहाल करनी चाहिए, और वो कामयाब हो गई थी। ओटी तैयार कर दी, रेडी द ओटी। जिया फौरन चिल्लाई थी और सीनियर डॉक्टर, जो कि लास्ट अप्रेस को पढ़ते हुए भी थे, जिया के पेशेंट की तरफ बढ़े। सर, मेपलेस रीड बहुत लो है, जिया ने स्ट्रेचर से उतरते हुए कहा। ओके डॉक्टर जी, आप अपने वार्ड में जाकर सकती हैं। वो सीनियर डॉक्टर पेशेंट को लेकर फौरन ही ओटी की तरफ चल दिए। इस सब के दौरान कोई जिया को अपनी नजरों के इशारे में लिए हुआ था। जिया सर झटकती हुई आई वार्ड की तरफ चल दी, क्योंकि इसकी ड्यूटी वहां पर ही थी। जिया ने एक गैर इरादी नजर इस वजूद पर जरूर डाली थी जो इसे देख रहा था। 6 फुट से निकलता कद, उजला सा कद में रंग गुलाबी होंठ, जिससे सिगरेट नोशी के सवाब तभी काले हो चुके थे। हल्की दाढ़ी और वो स्टेशन कश्ती जिसम, हाथों में बड़े से डायल वाली घड़ी हवालों को खूबसूरती से तराशा किया था, इसलिए बालों में एक वॉल्यूम सा था जो इनके घने होने की सबूत दे रहा था। आंखों के गिर्द हल्के थे जो शायद शराब नोशी की वजह से थे। एक बौने पर कट का निशान था जो हादसा पुराना मालूम होता था, लेकिन फिर भी वजीह का बेगर लग रहा था। वह शख्स वजिया को ऐसा घूर रहा था जैसे पहले से वजिया को जानता था। इसका यूं देखना जिया को काफी नागवार गुजरा था। वो तो कोई शख्स आर्मी की यूनिफॉर्म में, और शायद जैसे वो टीम में लेकर गया था, इसी के साथ था वो। जिया ने ना पढ़ना चाहा था, मगर वहां पर खून के निशानात के बाद वो न पढ़ पाई। बाएं हाथ पर बैंडवेज की गई थी। जिया ने एक नजर ही में काफी कुछ आंखों में कैद कर लिया था। ए लड़की और सुरिया बेगम ने जिया को ख्यालों की दुनिया से वापस निकाला। जी मैं मानी जान, जिया ने दर्द से कराते हुए कहा। ताई जान, ये क्या कर रही हैं आप? आपको पता है आपके बेटे ने क्या हाशिर की है बेचारी का? रिमना ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा। तो इसे किसने कहा था अपनी आशिकों के साथ यूं सरेआम घूमे? उठो, बर्तन सिंक में पड़े हैं, इन्हें कौन धोएगा? चल उठ, खाना तो बनाना तुमने सीख ना सीखी 5 सालों में? सुरिया बेगम ने जिया को डांटते हुए कहा। जी उठने वाली थी कि ज़ेबा बीच में आ गई। ताई जान, बर्तन मुलाजमा भी तो धो सकती है, जिया को तंग मत करें।
नहीं तो इस दफ़ा सच में ताया जान को फ़ोन करके इनकी बेटी के करतूतों का चैप्टर पढ़ा दूंगी। ज़ेबा की बात सुनकर सरिया बेगम कलस्ती मूर्तियाँ भेजती हुई बाहर निकल गई। यार आप क्यों ममानी जान से लड़ाई करती हैं? आपको पता भी है अच्छा बस लड़ी ताई जान के रंग ना पकड़। ज़ेबा ने शरारत से कहा, जिस पर जिया फीका से मुस्कुरा दी। जिया यार आपकी बात तुम पक्का ताया जान और बाबा से आसम भाई के बारे में बात करोगी, ठीक है ना? रेमना ने छट से बोली, नहीं आप लोगों को खाती हूँ, आप लोग को मैं नफाक डाल लूंगी तो ये तो बेगज़ारी होगी ना। जी ने संजीदगी से गले झुका, छोड़ यार सब कुछ, वृद्धा ने बड़े मज़े की आइसक्रीम बनाई है, चल चल कर खाते हैं, बल्कि बाहर लाइन में चलते हैं, सब मिलकर खाएंगे। ज़ेबा ने इन दोनों से हाथ धोकर कहा। केस और फ़हीम जो इनकी तरफ ही आ रहे थे, ज़ेबे की बात सुनकर वृद्धाबाजी जिंदाबाद के नारे लगाकर लाइन की तरफ चल दिए। सब लड़कियां भी लाइन में जाकर आइसक्रीम पर हाथ साफ करने लगी। अम्मी जान फिक्र न करें, आपकी फ़्लाइट से पहले वहाँ पर आऊँगा मैं। ओके अल्लाह हाफ़िज़। जिया यार हम में से किसी ने भी नहीं आया जाएगा तो तुम और रेमना जाकर दादू और फराह चाची को ले आना। ज़ेबा ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। ज़ेबा का टेस्ट था। सूर्या बेगम सुबह सवेरे ही अपनी बहन के घर दौरे पे निकली हुई थी आसम के साथ। जिया के जख्म कल के मुकाबले में अब ज़रा कम दर्द कर रहे थे। आज फराह बेगम बल्कि इस उम्र से वापस आ रही थी। जिया ने बमुश्किल जूस का गिलास पी कर उठ खड़ी हुआ। आज वो लेट हो गई थी। यही वजह थी कि अपने जख्म छुपाना भूल गई थी। रमना बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रही थी और जा मोटी लेट हो गए हैं। जी ने रमना को शर्म दिलाती हुई कहा, जिस पर वो जल्दी से उठी। दोनों ने अपने अपने बैग लिए और ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल की तरफ चल दी। 2 बजे इनकी फ्लाइट थी। एयरपोर्ट शहर के एक किनारे पर था, लिहाजा जिया और रमना 1 बजे ही ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल से निकल गई। फ्लाइट की लैंडिंग से 5 मिनट पहले ही वो दोनों वहां पहुंची थी। ये लो ये लगा लो। रमना ने अपने ब्रांड डेड ब्लू कलर के ग्लासेस जिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जिया इसका मतलब समझती हुई फौरन ही ग्लासेस पहनकर इसके साथ आगे को चल दी। इसने अपने आप को आज फिर से किसी की नजरों के इशारे में महसूस किया। इसने इर्द गिर्द मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर वह समझकर सर झटक दिया। वो दोनों इस वक्त पिंक और सी ग्रीन कलर के लान के कुर्तों में मबलूस थी। जिया ने कुर्ते के साथ कैपरी पहन रखी थी और सर के डार्क ब्राउन रेशमी बालों को किचन में मुकीद था। चंद आवारा लिट्टे माथे को चूम रही थी, लेकिन आंखों पर चश्मा बड़ा मजाहिया लग रहा था। बाकी हुलिये से तो वो सादगी में भी क़यामत डाल रही थी। यार ये मम्मा लोग कभी आए क्यों नहीं? निम्ना ने चिल्लाकर पूछा। जिस पर जिया बोली, सब्र कर लो मोटी, अगर ये वे ही वेट हम बाई का कर रही होती तो तब इतनी तकलीफ नहीं होती। जिया ने इसे छेड़ने के लिए कहा, हाय काश कि हम इनका इंतजार करें। रिमना ने माथे पर हाथ रखकर एक्टिंग करती हो कहा, उफ़ो कितने ड्रामे करती हो तुम। जिया ने इसके बाजू में चीज दिखाकर कहा, उफ़ो जालिम लड़की, अपना ये हाथ अपने शोर पर उठाना, कितना वजनी हाथ है। तो वाह। जिया इसके अंदाज पर हंस दी। अचानक तीनों खवातीनें ट्राली घसीटती हुई इनकी तरफ बढ़ी। लड़कियां तुम दोनों यहीं पर शुरू हो चुकी हो। फराह बेगम ने जिया के सर पर हल्की सी चीप लगाते हुए कहा। मम्मा। रिमना चट से फराह बेगम के गले लगी। आई मिस्ड यू सो मच नानो। जिया बिल्किस बेगम से गले लगकर बोली। इन दोनों ने ऐसे तीसरी खातून की तरफ देखा जो बिल्किस बेगम और फराह बेगम के साथ ही थी। इससे पहले कोई कुछ कहता फराह बेगम छट से जिया के करीब आई और इसके चेहरे को मिस करते हुए बोली, बेटा ये किसने किया? इनके लहजे में फिक्र और गुस्सा बदर्जे मौजूद था। जिया कुछ कहने लगी तो फराह बेगम ने इसकी गिलासेस उतार दिए। नीली आंखों के लोअर साइड पर नीले पड़े हुए थे। गाल की एक तरफ उंगली के निशान पर हल्के हल्के वाजी हो रहे थे। होंठ एक जानब से फट गया, घर फूला हुआ था। अपनी भतीजी की ये हालत देखकर फरीहा बेगम की आंखों में नीम आ गई। कुछ नहीं हुआ ममानी जान, आप ऐसे ही फिक्र कर रही हैं। जिया ने इनकी फिक्र कम करनी चाहिए। मिर्ने ने अचानक गला खंगारा जैसे किसी की मौजूदगी का पता दे रही हो। बिल्किस बेगम इसका मतलब समझती हुई इस तीसरी खातून का तारफ एक सिंगी बेच की तरफ बैठने का इशारा करके करवाने लगी। जी और रमना ने ट्राली पकड़ ली। बेटा इनका नाम जन्नत है, ये हमारे साथ होटल में ठहरी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दोनों लड़की ने माधवन लहजे में सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीते रहो। इन्होंने दोनों लड़कियों को प्यार किया। मेरा बेटा आने वाला ही होगा। जन्नत बेगम ने फराह बेगम से हाथ मोड़कर कहा। शक्ल और लिबास से वह खातून काफी मुअद्दब घराने की मालूम हो रही थी। लहजा भी शेरीन था, लेकिन वो आंखों में ना जाने क्या कह गीत के फराह बेगम को जो वो दोनों लड़कियां ना समझ पाई। जिया फराह बेगम के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। बल्किस बेगम, जन्नत बेगम और रेमना आपस में बातों में मशगूल होगी। आसिफ ने क्या किया है? ऐसा फराह बेगम ने सरगोशी की अंदाज, जिस पर जिया कुछ न बोली और फराह बेगम ने करब से आंखें मूंद ली। अचानक पीछे से बारीक मर्दाना आवाज सुनने को मिली।
मामा जिया ने झोंक कर पीछे मुड़कर देखा, वही शख्स जो इस दिन हॉस्पिटल में आया था, जिसकी नजरों का मफहूम जिया समझ न पाई थी। आज वो बगैर जिया को देखे जन्नत बेगम से जाकर लिपट गई। कैसी है मामा? इसने जन्नत बेगम से दरियाफ्त किया। इसे कहाँ देखा है? जिया के दिमाग की सुई एक जगह ही उड़ी हुई थी। माँ से मिल चुका था। जन्नत बेगम बोली, फराह, ये मेरा बेटे है फातिक। जिया के दिमाग में चमका हुआ फातिक, इसके मुंह से इसका नाम दोहराया। जी, ये मेरा बेटा है फातिक। फातिक ये मेरे साथ होटल में ठहरी थी। जन्नत बेगम ने फातिक की नजरों को मफहूम समझते हुए इन सबका तारफ करवाया। फातिक ने सबको सलाम किया। अस्सलाम को नहायत ही सर लहजे, सपाट चेहरा, हर किस्म गदासत से बेनियाज। फातिक ने सबको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही सर लहजा, सपाट चेहरा, हर किस्म गदासत से बेनियाज। वालेकुम सलाम। फरहा बेगम और बल्कीस बेगम इसके सदके वाली जा रही थी। रमना जिया के पास आई और जिया जो गप से किसी पुरानी किस्से में गुम थी, होश की दुनिया में वापस लाई। जिया, मुझे क्यों लग रहा है दाल में कुछ काले है? रमना जिया के कान में सरगोशी की। जिया कुछ न बोली। फातिक ने अब की दफा सीधा जिया को देखा, लेकिन सिर्फ एक नजर, फिर वापस अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो हुआ। मामा, मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ, और सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया। आदमी में है थोड़ा सा इसका मजाज है। जन्नत बेगम ने सफाई पेश करनी चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है। बल्कि इस बेगम ने तसल्ली के अंदाज में जन्नत बेगम को कहा, जिस वो रोहड़े से मुस्कुरा गई। चलें फिर, मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जन्नत बेगम इन दोनों से गले मिलकर जिया और रमना की तरफ आई। रमना को सर पर प्यार दिया और जिया को सर पर प्यार देने के साथ इसके चेहरे पर एक शहर में करती हुई बोली, जीती रहो बेटा। फिर शायद आंखों में आने वाली नीमी को छिपाती हुई जल्दी से वहां से निकल गई। ये काफी देर तक इनके लम्स को महसूस करती रही। ये क्या खिचड़ी पकी है? यमुना नटराई गाड़ी की तरफ लेकर जाते हुए बोली, जिस पर फरहा बेगम अली, कुछ नहीं, बस वो तुम लोगों से मिलना चाहती थी। हमसे क्यों मिलना चाहती थी भला? रमना ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा करते हुए कहा। ऐसे ही वो बस कर दो, लड़की दिमाग चाट खाया है। बल्किस बेगम ने इसे डरते हुए कहा। ये सूर्या बीबी क्यों नहीं आई? बल्किस बेगम ने अपना चश्मा सीधा करते हुए कहा, वो तो सुबह से ही गायब हैं, हमें क्या पता अब किधर धमाके करने गई हैं। रीमना ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, छोड़ो ना नानो, बताएं आप मेरे लिए क्या लाई हैं? मामू ने क्या भेजा है मेरे लिए? जिया ने तमाम बातों का असर जाहिर करने के लिए कहा, तुम्हारे लिए तो दुआएं मांग कर आए हैं, अलबत्ता तुम्हारे मामू ने बहुत कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। बल्किस बेगम ने इसके माथे पर बोझ देते हुए कहा, जिस पर जिया मुस्कुरा गई। बल्कि बेगम जब भी जिया को देखती थी तो इन्हें इसके नसीब पर दुख होता था कि इस बच्ची को अगर खूबसूरती मिली थी तो साथ में थोड़ी सी खुश नसीबी भी मिल जाती तो क्या था। मामा, कौन थी वो औरतें? फातिह ने दब से गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा। जन्नत बेगम बोली, फातिह, किसी दिन तुम तमीज से बात करना सीखोगे किसी से? पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई इन सब के सामने। फातिह झट से बोला, मैंने तो तमीज से ही बात की थी, और छोड़ें सब कुछ, इतनी देर बाद वापस आई और आते ही लड़ाई। फातिह ने लाड से कहा, जिस पर जन्नत बेगम बोली, फातिह ऐसे ही रहा करो ना। मामा, अगर वो खवातीनों से मुलाकात के पीछे कोई खसूसी मकसद था तो मेरी बात सुन लें, आपको मकसद में पूरा नहीं होने दूंगा। इसकी बात तो जन्नत बेगम कुछ न बोली और बस अपना चेहरा मेरे की तरफ मोड़ दिया। फातिह समझ गया कि इसकी माँ नाराज हो गई है। रात को बल्किस बेगम ने सूर्या बेगम को अपने कमरे में बुलवाकर इनकी खूब इज्जत अफजाई की, जिसका गुस्सा जिया बेचारे पर किचन में उतर रहा था। क्या जरूरत थी, हाँ क्या जरूरत थी अपनी इस बेहश्ती नानी को शिकायत लगाने की? सूर्या बेगम ने जिया का बाजू पकड़ते हुए कहा। फरहा बेगम जो कि पानी पीने किचन में आ रही थी, सूर्या बेगम की आवाज से भागी थी। छोड़े भाभी छोड़े। इन्होंने जिया का बाजू सूर्या बेगम गिरफ्त से छुड़वाया। क्या बगाड़ा है इस बच्ची ने आपका? क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हैं? फरह बेगम ने जिया को अपने हिसार में लेते हुए कहा। सूर्या बेगम उठे बीतती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। जिया, मेरे साथ आओ। फरह बेगम इसका हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ चल दी। जी मेहमान जान, कोई ज़रूरी काम था? जिया ने फरह बेगम के चेहरे के तासरात पड़ते हुए कहा। हाँ मेरी जान, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। देखो बेटा, मुझे कोई भरोसा नहीं है जान का, ना अपनी का ना ही अम्मा का। मैं चाहती हूँ तुम्हें जल्द से रुखसत कर दूँ। मेरे बात कहीं तुम्हारी बड़ी मेहमानी तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। पहली हो तुम्हारी जायदाद पर नज़र रखे बैठी हैं। एक हफ्ते तक कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं तुम्हें अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपने आप को तैयार कर लो। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं बोझ समझ कर तुम्हें ऐसे कह रही हूँ तो मेरी जान, बिल्कुल मत ये सोचना, क्योंकि तुम खुद भी ये बात जानती हो अगर मैंने जल्दी तुम्हें रुखसत ना किया तो भाभी और आसम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जिया नजरें झुकाकर इनकी बातें सुन रही थी, बतना ही बोल पाई। मेहमानी जान, क्या मुझे आपको भी छोड़कर जाना पड़ेगा? और आंखों से मोतियों की बरसात हो गई थी।
फरहा बेगम ने फौरन से अपने सीने में बीज दिया, अगर तुम्हारे मुस्तकबिल का ख्याल ना हो तो कभी भी तुम्हें दूर न करती मेरी बच्ची। फरहा बेगम भी रो दी थी। और फिर वही बात, दीवारों के भी कान होते हैं। सुरिया बेगम बड़े अहमक से सारी बातें सुनकर कलसती ही वहां से चल गई थी अगला मंसूबा बंदा करने के लिए। काश वाकई ये फातिक वही फातिक है। नहीं यार, इतनी शक्ल तो नहीं बदल जाती 5 साल में कि बचाना ही ना जा सके। कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा ली? अरे नहीं पागल, एक ही फातिक थोड़ी है दुनिया में। और वो इसकी अम्मी इस तरह क्यों मुझसे मिल रही थी? फातिक लाहौर में क्यों आया होगा? वो तो इस्लामाबाद में रहेगा ना। जिया को न जाने कितने अजीब ख्यालात आ गए थे जब वो रात बिस्तर पर लेटी। वो तो ये सारी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। कितनी बेबस थी वो। हर ये एक ना पूरी होने वाली आस के साथ वो सोगी। काश के मामा बाबा आप मेरे पास होते। बल्कि बेगम फरहा बेगम को वापस आए 2 हफ्ते चले थे हवेली में। आज मामूल से ज्यादा हलचल थी। सुरिया बेगम को किसी तरह से इनके मेके भेज दिया गया था। आसम तो 1 हफ्ते से घर ही नहीं आया था। जिया के जख्मों का बराम आ चुका था। इसका हुस्न मजीद निखर कर आया था। आज हवेली की पोर्च में गाड़ियां रुकी थी। जिया जो शीशे के सामने बैठी थी और झुमके पहन रही थी, इसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। इसकी चमक इसकी कितनी बड़ी गलती बनने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त ही इसे बताने वाला था। रिमना जब मोबाइल पर लगी थी, गाड़ी की आवाज़ फौरन बोली, ले जी जिया जी ने जी जिया बीबी का इंतजार एंड हुआ। इनके साजन जी आ गए। वो फौरन दुपट्टा सीधा करती हुई बाहर निकली। ज़ेबा ने इसे किचन से आवाज़ दी। जिया उंगलियां मोड़ती हुई खिड़की तक आई थी। इसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। ना जाने क्यों दिल नहीं मान रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? फरहा बेगम मेहमानों से बगलगीर होती हुई थी। अरे ये आपकी बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। फरहा बेगम साथ मौजूद 14 साल की बच्ची को गले लगाते हुए बोली। सिर्फ 3 खवातीन ही आई थी, साथ में ढेर सारी मिठाइयों के डब्बे और दूसरे तोहफे लेकर आई थी। बिल्किस बेगम इनके अच्छे से सवाल के बाद सब लोग बैठक में ही बैठी थी। प्लीज़ आप अपनी नवासी को बुला दें, एक औरत ने बड़ी अजरत में बिल्किस बेगम से कहा। जी बिल्कुल ज़ेबा, फिरदा जिया को लेकर आओ। फरहा बेगम ने आवाज़ दी। दरवाजे से ही आती जिया को देखकर वो तीनों खवातीन मुस्कुरा उठी। सफ़ेद रंग की कमीज जिसके सिर्फ बाजू पर शॉकिंग पिंक कलर की फूल लगे थे, घंटे तक थोड़ा ऊपर आती कमीज, साथ में सफ़ेद कैपरी, गले में शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा लटक रहा था। बालों को स्ट्रेट करके दोनों शाने पर थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया था। कानों में सिल्वर रंग के झुमके जो कि छन छन की आवाज़ें पैदा कर रहे थे। मुंह मेकअप से भारी सिर्फ एक लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। चांद से उठी लग रही थी। वो आजिया ने नजर उठाकर जब सोफे पर बैठी खवातीन को देखा तो इसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो बच्ची जो इन खवातीन के साथ बैठी थी जिया को टिटकी बांधे कर देख रही थी। फिर इसने अपनी नज़रों का जाविया अपनी माँ की तरफ किया। मामा यू आर द बेस्ट। और वो खवातीन अपनी बेटी के बखलाहट को समझने से कासिर थी। जिया चाय देकर फौरन ही वहाँ से निकल गई। अरे ये तो वही आंटी है जो एयरपोर्ट पर मिली थी। उफ मामा, क्या खिचड़ी पका के आई हैं वहाँ पर? रमना ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। जिया किचन में काउंटर के साथ लगी हुई थी, अपनी ही दुनिया में गुम। इसने रमना की बात पर गौर ही नहीं किया। मामा मैं एक दफ़े इनसे मिला प्लीज़ प्लीज़। इस बच्ची ने जन्नत बेगम कान में सरगोशी की। बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ। जन्नत बेगम ने इसकी बेसब्रीपन से सटपटा। जन्नत बेगम, बल्किस बेगम अभी बातों ही मसरूफ थी। अचानक आसम ने खोलती हुई आवाज़ कानों में पड़ी। जो किचन में ज़ेबा और रिमना और विरदा के साथ थी, इसकी आवाज़ सुनकर ही डर गई। आसम सीधा बैठक में ही आया, 2 तालियां बजाई और बोला, वाह दादा वाह, मेरे पीछे यहाँ ही रिश्ता हो रहा है। मान गए आपकी बहादुरी को। बिल्किस बेगम फरहा बेगम ने नजरें झुका ली थी क्योंकि आसम मेहमानों के सामने ही इनकी बेइज्जती पर उतर आया था। और आप लोग, हमें कोई रिश्ता नहीं करना। जिया मेरी है और मेरी ही रहेगी, समझिए आप लोग। जिया चमकती आंखों के साथ बैठक के दरवाजे पर खड़ी थी। आसम का लहजा इतना गठिया था कि जिया को यकीन हो गया था कि अब इसका रिश्ता बिल्कुल वहाँ नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आसम ने जिया को दरवाजे पर खड़े देखा तो वो इस पर चिल्लाया। जिया के रंग बंग से उड़ गया। एक जनाटेदार थप्पड़ तमाम खवातीनों के सामने जिया के मुंह पर जन्नत बन गया था। जिया जमीन बोस हो गई। आसम ने बेदर्दी से इसका बाजू पकड़ा, घसीटता हुआ कमरे में बंद करके आया। जाएं आप लोग यहाँ से। फरहा बेगम आसम को रोकने के लिए बड़ी थी, लेकिन आसम नाम का जिन बेकाबू हो चुका था। जन्नत बेगम फरहा बेगम के पास आई जो कि रो रही थी। वो बोली, मैं फ़ोन पर अपनी राय बता दूंगी, मैं चलती हूँ। वो तीनों खवातीनें वहाँ से चली गई। चाची जान, आप अपनी हदूद में रहा करें, ये ना हो किसी दिन मुझसे कुछ गलत हो जाए। मुझे तो पता ही ना चलता अगर अम्मी मुझे फ़ोन करके ना बताती। आसम चीखता हुआ अपने कमरे में चला गया। जाते हुए किचन में लड़कियों को तनबीह करके गया, अगर किसी ने इस चिड़िया को पिंजरा खोला तो टांग तोड़ दूंगा तुम सबकी। ओजे जा और हो जा। ज़ेबा, रिमना और विरदा भागती हुई बैठक में आई। फरहा बेगम अपना सर हाथ में गिराए रो रही थी। सब खत्म हो गया, मैं सब खत्म हो गया। मैं लुबनी को क्या मुंह दिखाऊंगी?
फिर तो रमना ने फरह बेगम को तसल्ली जबकि ज़ेबा बल्किस बेगम के साथ बैठ की मैं आज ही बाबा को फ़ोन करती हूँ। जब वो छर से बोली आसिम दौड़ता हुआ आया तो फ़ोन करोगी टांगे तोड़कर बाहर घर बैठा दूंगा समझी। आसिम से मारने के लिए आगे बढ़ा था मगर बीच में फरहा बेगम आ गई। मेरी बेटी के करीब भी मत आना तुम, नहीं तो तुम्हारा जो हशर होगा ज़माना देखेगा। आसिम इनके लहजे की दर्शी को देखते हुए आसिम उठियाँ बीतता हुआ वहाँ से निकल गया। काश इतनी हिम्मत इस दिन कर लेती जब इसने पहली दफ़ा जिया पर हाथ उठाया था। फरहा बेगम फिर से रोने के शगुल में लग चुकी थी। बाबा रिमना और ज़ेबा भागती भागती का हार साफ लपेट कितना बड़ा सरप्राइज। वाह। और ज़ेबा फौरन बोली। वृद्धा उदासी से दरवाजे को तकती रहेगी। वो भी कहार साहब के साथ अंदर की जाने बढ़ी थी कि अचानक इसकी समात में एक आवाज़ आई थी, अपने बाबा से नहीं मिलोगी। वृद्धा नूर साहब मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देख रहे थे। बाबा वृद्धा उछलती हुई नूर साहब के सीने से लगी। अरे हमारी चौथी बेटी की तरह। नूर साहिबा ने लाउंज में सबके साथ बैठते हुए जिया के बारे में पूछा। आती होगी। सुरिया बेगम ने सोफे पर बैठते हुए लापरवाही से कहा। रिश्ते वाले वाक़ये को 1 महीने होने वाला था। जन्नत बेगम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, जिस पर फरहा बेगम मायूस होकर उम्मीद खो चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने कहार साहब का वापस आने का कह दिया था क्योंकि ज़ेबा की सांस इसकी तारीफ मांग रही थी। यह चुप सादा लाउंज में दाखिल हुई और नूर साहब के गले लगी। ना जाने क्यों इसकी आंखों का लाव उबल गया। अरे मेरे बच्चा रो क्यों रही हो। नूर साहब को तशवीश हुई। सुरिया बेगम की अचरनी निगाहें अपने पर मजबूर पाकर इसने जल्दी से आंसू पूंछे और बोली, आप इतनी देर से क्यों आए हैं मामू, इतना याद किया हम सब ने आपको। नूर साहब की जान में जान आई। हवेली में हर तरफ खुशी का समा मालूम हो रहा था। कहार साहब परमिलिटी यहीं पर रोके थे। परमिलिटी जिसके ये फरहा बेगम के सुख सांस के रात की चाय पर बात श्री सुरिया बेगम नूर साहब और कहार साहब के सामने जिया पर सदके वारी जा रही थी। इसकी नजरें उतार रही थी और ना जाने कौन सी मतली मोहब्बत जता रही। सब बच्चे सोने के लिए जा चुके थे। सुरिया बेगम चाय नूर साहब को पकड़ाते हुए कहा, मैं क्या सोच रही थी कि ज़ेबा की शादी के साथ हम आसिम की शादी भी कर देते हैं। कहार साहब बोले, बिल्कुल भाभी, अब माशाल्लाह से अपना रोजगार है इसका, अब तो आप भी बहू ले आनी चाहिए। नूर साहब बोले, तो कोई लड़की नजर में है तुम्हारे सुरिया। जिस पर सुरिया बेगम चट से बोली, अरे घर की बेटी है, ढूंढने की क्या जरूरत है। फरहा बेगम फौरन उनकी बात का मतलब समझ गई। सुरिया बेगम बोली, जिया को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। देखे न कल अगर पराई घर में जाएगी, कोई ऊंच नीच होगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। ये 3 बच्ची है। सुरिया बेगम क्या कमाल की एक्टिंग की कि बल्किस बेगम तो एक पल के लिए इनकी बातों में हैरान थी, फिर गुस्से से चेहरा लाल हो गया। बात कुछ दर्जे तक तो सही है तुम्हारी सुरिया। नूर साहब ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, लेकिन भाई साहब कहार साहब बोलने लगे। बल्किस बेगम ने हाथ के इशारे से न रोक दिया और बोली, नूर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। क्या हो गया हमी जान। नूर साहब अपनी वालदा का यूं जयलाल में आना की वजह समझ न पाए। जिया डॉक्टर है और आसिम ने तो इंटरव्यू नहीं किया, कैसे। बिल्किस बेगम बोली, तो लड़की की तालीम कौन देखते हैं हमी जान। सुरिया बेगम फौरन छोटी थी तो ये बात तुम्हें इस वक्त याद नहीं आई थी जब तुम अपने बेटे को जिया पर तशद्दुद पर माइल करती थी, जब आसिम ने इन औरतों के सामने जिया को मारा था। बिल्किस बेगम अचानक ही देश में आ गई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी। सुरिया बेगम गड़बड़ाते हुए कहा, क्या अम्मी सच कह रही हैं सुरिया। नूर साहब ने गुस्से में कहा, नहीं नूर अम्मी झूठ बोल रहे, इनकी बात मुंह में रहेगी। और नूर साहब का हाथ उठ गया। चटा चुप कर जाओ सुरिया। नूर साहब ने सुरिया बेगम को बोलने की इजाजत न दी। नूर साहब देश में जिया और रिमना के कमरे की तरफ बढ़ गए। जिया कुर्सी पे बैठी टेबल लैंप की रोशनी में कुछ लिख रही थी। रिमना शीशे के में खड़ी बाल में ब्रश कर रही थी। ताया बू आप। रिमना नूर साहब के यूं अचानक आने और बोली, रिमना ज़ेबा और विरदा को बुला कर लाओ, और अगर तुम्हारी ताई या कोई इधर आने लगे तो बाहर ही रोक देना ना। रिमना इनके तने हुए नकुश को देखकर फौरन भागी थी। जिया बेटा इधर आओ। नूर साहब ने बेड पर बैठते हुए कहा, मामू जान कोई बात होगी है। जीना डरते डर पूछा, बेटा मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना और तुमने मुझे अपने बाप की जगह भी ना दी, बल्कि बाप तो बहुत दूर, तुमने तो शायद मुझे अपने मामू भी समझना छोड़ दिया है। नूर साहब ने जिया के गिर्द अपने बाजू हायल करते हुए कहा, नहीं मामू जान आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे लिए बाबा से भी बढ़ के हैं। वैसे कोई गलती होगी है बताएं मुझे, मैं अभी ये ठीक कर देती हूँ। जिया ने रोहंसी होते हुए कहा। जिया ने इनके दोनों हाथ पकड़े और चुमने लगी, मुझसे कोई गलती होगी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे मामू जान। इतनी देर में रिमना ज़ेबा व मिर्दा भी कमरे में दाखिल हुई। जी ताया अबू। ज़ेबा ने हिम्मत करके पूछा, आज मेरा सर शर्म से झुक गया है सिर्फ तुम सब की वजह से। नूर साहब खड़े हो और इन सब की तरफ देखते हुए कहा, बाबा क्या हुआ हमें बताएं तो सही। विरदा ने नूर साहब की लाल होती आंखें देखकर कहा, जिया को आसिम ने मारा और तुम लोगों ने एक फ़ोन करना मुनासिब न समझा। अरे एक कॉल की होती मैं खुद वापस ना आते गए थे। नूर साहब की बात पर सबके सर झुक गए। जिया हैरत ज़्यादा अपने मामू को देख रही थी। ताया वो सिर्फ एक दफ़ा नहीं, पिछले 2 सालों से आसिम भाई जिया को टार्चर कर रहे हैं। रिमना ने हिम्मत करके ज़ुबान खोली। 2 साल। नूर साहब की समात पर एक और बम फटा। 2 साल और तुम लोगों ने बताया भी पसंद नहीं किया। ताया बू हम आपको बताना चाहते थे मगर आसिम भाई ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने आपको कुछ बताया तो वो हमारा भी वही हशर करेंगे जो वो जिया का करते हैं।
اور وردا نے تائی جان کیا کہا تو تائی جان نے الٹا ہم سب کو ڈپٹ دیا۔ زیبا نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ جی واقعی تم نے مجھے پرایا کر دیا بیٹا، نور صاحب نے جیا کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، جس پر جیا آنسو ابل پڑے۔ نور صاحب دروازہ چٹکتے ہوئے باہر نکلے۔ زیبا، وردا، رمنا زمین پر بیٹھی جیا کی طرف بھاگی جس کے آنسو رومانی پکڑ گئے تھے۔ چپ کرو میری جان، چپ کر جاؤ، وردا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اپی کیسے چپ کر جاؤں؟ اب ماموں بھی مجھ سے بدظن ہو گئے، میں کہاں جاؤں گی؟ زیبا نے اسے اپنے سینے میں بھی دے، کاش کہ ہم تب ہی سب کچھ بابا کو بتا دیتے۔ وردا نے ایک آرزو پیش کی۔ یہ رات حویلی کی دیوار پر کافی گردن زدہ گزری۔ آسم جب گھر آیا تو نور صاحب نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن انہوں نے سریہ بیگم کو کچھ نہ کہا، کیونکہ عورت کی تزلیل یا اس پر ہاتھ اٹھانا ان کی تربیت میں نہیں تھا۔ بس چپ چاپ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے ان کے میکے چھوڑائے، تاکہ جب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو تو انہیں واپس لے آئیں۔ فرحہ بیگم اب خوش تھی کہ اب جیا کے گلے سے آسم نام کی بیڑی اتر جائے گی۔ خیر ہے بیگم، بڑی خوش لگ رہی ہیں آپ۔ قہار صاحب نے اخبار کا صفحہ درست کرتے ہوئے فرحہ بیگم سے کہا، جو کسی کا فون سن کر چہک اٹھی تھی۔ ہاں میں بس بہت خوش ہوں، خبر ہی کچھ ایسی ملی ہے، فرحہ بیگم نے چہتے ہوئے کہا۔ ہمیں نہیں بتائیں گی؟ قہار صاحب اصرار کیا، جس پر فرحہ بیگم نے ساری کہانی من و عین سنا دی۔ اب ان کا رخ بلقیس بیگم کے کمرے کی طرف تھا، وہی بات کرنے جس کے لیے ابھی انہیں فون آیا تھا۔ بیٹھے نا، فرحہ بیگم نے بلقیس بیگم کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا قیامت آ گئی ہے فرحہ؟ بلقیس بیگم نے پان کا ڈبہ بند کرتے ہوئے کہا، ارے امی جان، اتنی اچھی خبر لے کر آئی ہوں میں، جنت نہیں تھی وہ سعودیہ والی جنت، اس کا فون آیا ہے، اس نے ہاں کر دی ہے ہماری جیا کے لیے۔ فرحہ بیگم نے چہتے ہوئے کہا، کیا سچ میں؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مٹھائی منگواؤ، سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ بلقیس بیگم فوراً بولی۔ جو رمنا کے ساتھ بلقیس بیگم کے کمرے میں آئی تھی، فرحہ بیگم سن کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ رمنا چیختی ہوئی بلقیس بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سچ ہی میں اماں؟ ارے اتنی بڑی گڈ نیوز، صبح سویرے دل خوش کر دیا اماں آپ نے، میری پین داوے میرا گوڈے گوڈے جاوے، میری بین داویا میرے گوڈے گوڈے جا۔ رمنا بیڈ پر کھڑی ہو کر ناچنے لگی۔ ارے اتر خبیث لڑکی، بلقیس بیگم نے اپنی چھڑی سے رمنا کو مارتے ہوئے کہا، دادا مجھے اپنی بہنوں کے شادی پر ڈانس کرنا ہے، اس طرح ماریں گی تو تب تک کیسے بچوں گی؟ رمنا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو فرحہ بیگم بلقیس بیگم ہنس پڑی۔ جی اپنے بال کانوں کے پیچھے اٹکتی ہوئی مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ارے ہماری دلہن بینا کدھر گئی؟ رمنا نے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، شرما گئی ہوگی، خود سے اندازہ لگا کر وہ زیبا اور وردا کے پاس چلی گئی نئی خبر کا پٹاخہ پھوڑنے۔ اگر یہ فاتق وہی کالج والا فاتق ہوا تو وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے شادی کر رہے ہو تو اس تھپڑ کی وجہ سے، یا اس دن پول میں پھینکنے کی وجہ سے، یا تھنک پازیٹیولی جیا کیا اول فولڈ سوچی جا رہی ہے؟ یہ فاتق وہ فاتق ہو ہی نہیں سکتا، شکلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ویسے بھی وہ والا فاتق تو کسی کو پسند کرتا تھا اور مجھ سے شادی کیوں کر گیا؟ جیا شیشے کے سامنے بال بناتی پتہ نہیں کون سی دنیا میں غائب تھی۔ ارے کس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ رمنا نے آ کر اس کے حالوں کو جھٹکا۔ کسی کے بارے میں نہیں، جی نے جھٹ سے جھوٹ بولا۔ کوئی نہیں، جیجو جی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ چلو چھوڑو، تمہاری نند جی آ گئی ہیں، چلو شاپنگ پر چلیں آپ۔ رمنا نے اپنے پرس پکڑا اور اس سے بولی۔ جی نے اپنے پرس سے گاندے پر ٹکا اور اس کے ساتھ جلدی۔ جیا کی اور فاتق کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، لیکن جیا نے ابھی تک فاتق سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ البتہ جنت بیگم اور اس نے کافی اچھی معلومات ہوئی تھی، کیونکہ وہ کافی دفعہ حویلی کا چکر لگا چکی تھی۔ سریہ بیگم بھی واپس آ چکی تھی، ان کا رویہ جیا کے ساتھ کافی دھیما پڑ گیا تھا۔ جیا کی رخصتی زیبا کی رخصتی کے ساتھ ہی تھی، یہ والا نہیں وہ والا، نہیں وہ والا۔ فاتح کی بہن ویڈنگ ڈریس لکھوانے جا رہی تھی اور اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ بچی ہے یہ پٹاخہ، بیٹا اس سے تو بچ کے ہی رہو، بڑی ٹائٹ بندی لگ رہی ہے، فل ٹپیکل پاکستانی نندوں والا کام کر رہی ہے۔ ریما نے جیا کے کان میں بڑی دلداری سے کہا۔ جیا اس کی بات پر ہنس دی۔ جب سے رشتہ طے ہوا تھا جیا کو خوشی کا بہانہ مل گیا تھا، وہ ہنسی جو نہ جانے کب کی چھوٹ گئی تھی، اب بحال ہو گئی تھی۔ پہلے وہ صرف مسکراتی تھی اور وہ ہنستی بھی تھی، اور اس کا پرانا حس مزاحیہ جو سریہ بیگم تقریباً دفنا ہی چکی تھی اب دوبارہ سر اٹھ رہا تھا۔ فرحہ بیگم ان کے تمام تر بدلے رنگوں سے بہت خوش تھی، لیکن شاید یہ خوشی صرف وقتی تھی۔ اینی یار چلو بھی، جیا اور رمنا نے مشترکہ آواز میں کہا۔ فاتح کی بہن کو سب اینی کہتے تھے۔ یار صرف لاسٹ گول گپا ہے، صرف لاسٹ والا، پچھلے 10 گول گپے سے یہی کہہ رہی ہو تم، گلا خراب ہو جائے گا۔ رمنا نے اسے ڈبوتا۔ اچھا چلیں بائی لینے آ رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ اینی نے جیا کے سر پر بم پھوڑا۔ کیوں؟ سچ میں جیا اور رمنا کے گٹھی چلائی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ رمنا کے چہرے پر شیطانیت واضح ہو چکی تھی۔ نو جیا اس کے ارادے سمجھتی ہی بولی۔ بیٹا اب تو وہ آگے ہوں گے، چلو اینی۔ رمنا نے اینی کے ہاتھ پکڑا اور جلدی سے مال سے باہر نکلائی۔ جیا بیچاری چارہ نہ چارہ ان کے پیچھے ہی چل دی، اسے پتہ تھا اب رمنا کا کار میں بیٹھ کر اس کی تکی بوٹی کرنے والی تھی۔
ورح भाईयानी ने एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। फातिह गाड़ी की चाबी लेकर सन ग्लासेस लगाए कार का दरवाजा बंद करके बाहर निकला था। जिया ने एनी की उंगली के ताकत में देखा तो इसको एक पल के लिए लगे इसके दिल बाहर आ निकलेगा। अभी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी। फातिह के सब ब्लैक कलर की पैंट जिसे टखनों तक फोल्ड किया हुआ था, ब्राउन कलर की शर्ट जिसकी आस्तीनें चढ़ाई हुई थी, सीधा हाथ में घड़ी बांधी थी, उजली रंगत मजीद निखर कर आ रहा था। जिया अपनी तेज होती धड़कनों के साथ कार की तरफ बढ़ी। न जाने इसका भी यही हाल था, लेकिन ये तो जिया की सोच ही थी। इसने सन ग्लासेस पीछे पहने ही जिया को इग्नोर करने के लिए थे। जिया और एनी पिछली सीट पर बैठी की थी, जबकि रिमना बीबी तब से आगे बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमना है। जिया मेरी कज़न है, बल्कि बहन के ने आपका नाम फातिह है। रिमना का पटहारा खुल गया था। जिया ने शर्मिंदगी की वजह से अपना चेहरा अपने एक हाथ में ले लिया था। ये तो आज फुल जलील करवाएगी। जी ने दिल में सोचा। फातिह कभी जी के नहीं वाला था कि रिमना फिर से शुरू होगी। देखें जी, जिया मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है। अम्मी और दादों ने तो पता नहीं आपके मुताबिक कोई मालूमात ली थी या नहीं। अलबत्ता भाई, मैं तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। रिमना स्टार्ट होगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलती, पर मेरे सवाल काफ़ी हैं। आफ्टर ऑल भाई लड़की वाले हैं। जिससे फातिह बस थोड़े से मुस्कुराए। पीछे बैठी एनी को डर लग रहा था कहीं ये ना हो कि रिमना के मुंह पर एक चांटा बच जाए, क्योंकि फातिह काफ़ी तिनके मिजाज का था। अच्छा, तो पहला सवाल है, हम आप करते हैं क्या? मैं ISI में काम करता हूँ। जिया के लिए ये एजाज़ी बात थी, लेकिन रिमना जो कि इस फील्ड के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानती है, ऐसे बोली। ओह अच्छा, वो क्या होती है? रिमना ने एक उंगली थोड़ी पर रखते हुए कहा। जिया का दिल किया वो अपना माथा पीट दे। अच्छा छोड़े बे, कि पे कितनी है आपकी? रिमना ने फिर से पूछा। ये आपका मसला नहीं, फातिह ने अब दफा थोड़े थिंकी लहजे में कहा। सही कहा, वाकई कोई मसला नहीं। वैसे भी लड़की की उम्र और लड़की की तनख्वाह कभी नहीं पूछी जानी चाहिए। उम्र से याद आया, आपकी एज कितनी है? 25 साल। एनी उंगलियों पर हिसाब करते हुए बोली। अच्छा जिया तो अभी बेचारी सिर्फ 22 की है। चने छोटे, इसको भी आप जिया को शादी के बाद जॉब करने देंगे? रिमने ने अब की बार कोई सवाल का जवाब किया। जी इस पर जिया भी इस जवाब सुनने के लिए मुतवज्जा हो गई थी। ये इनका मैटर है, अगर जॉब करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे तो ना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फातिह के थिंकी ने खुश में नौरी आ गई थी। जिया काफ़ी परसकून हो गई थी उसका जवाब सुनकर। जितनी वैसे आपकी बॉडी शादी है, आपको तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता होगा, पर आपकी होने वाली बीवी बहुत डरपोक है, बहुत डरती है ये, स्पेशली अंधेरे से। ऊपर से ये सोती भी बहुत है, कहीं भी सो सकती है ये, कुर्सी में, मेज, सोफे, बेड, फर्श। बस शर्त यह है कि नींद आ रही है। और हाँ, एक और चीज़ जिससे ये बहुत घर आ गए है। रिमना जिया ने फौरन उसे टोका। घर हवेली के सामने रुकी थी कार। जिया हजरत में गाड़ी से निकली। रिमना इसकी फर्ती देखती हुई फौरन बाहर निकल आई। फातिह जल्द से गाड़ी भगा कर ले गया। रिमना की चीख पूरी हवेली में सुनाने को मिली थी। छोड़ो जालिम लड़की। जिया एक हाथ में शॉपिंग बैग और दूसरे हाथ में रिमना का हाथ पकड़कर हवेली के सहन में दाखिल। अरे क्या हो गया बेटा, अब क्या कर दिया गधे ने? फरहा बेगम ने जिया के लाल होते रंग को देखकर कहा। ममानी जान, पता है कार में बस शुरू हो गई थी, सवारी खत्म नहीं होते। ऐसे लग रहा था फातिह से मैं नहीं ये शादी करने वाली है। जिया रवानी में बोल गई। कैस और फ़हीम जो कहीं बाहर जा रहे थे, जिया के यूं चलती जुबान पर फटी फटी आंखों के साथ जिया को तकते हुए आए। विरदापी थर्मामीटर लाई। केस ने जिया के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? जिया ने न समझी से अंदाजे में कहा। आप ही को बुखार हो गया, पक्का बुखार हो गया। कहीं रिमना आप ही चेंज तो नहीं कर आई जिया आप ही को? अब के बार फ़हीम बोला। जिया को इनका मतलब समझ आ गया। इसने अपना गुस्सा उतारा और बोली, तुम लोगों को तो मैं बताती हूँ। फरहा बेगम और रिमना फुल महफूज हो रही थी इनकी चिक चिक से। देखिए आप, ये कितना प्यारा ड्रेस है। रिमना ने जेबा के आगे जिया की मेहंदी का जोड़ रखते हुए कहा। जिया काफ़ी कमंग पकड़े बालों को ढीला से जुड़ा किए इनके पास ही बैठी थी। आप ही एक बात बताओ जिया के जो वो है ना, बड़े ही हैंडसम है। आज तो जिया बेबी की नज़रें ही नहीं हट रही थी इनसे। रिमना ने नज़रें घुमाते हुए चस्की लेते हुए कहा। जिया ने पास पड़ी गद्दी इस पर दे मारी। वृद्धा पर ये देखो, इनका इंस्टा पर डीपी तो बड़ी प्यारी है। वृद्धा ने मोबाइल इन तीनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाकई यार। जेबा ने एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर जिया को देखने लगी, जो बढ़े अहमक से मोबाइल वृद्धा से छीनकर डीपी को देख रही थी। फातिह अपने यूनिफॉर्म में मबलूस आंखों चश्मा लगाई, दोनों बाजुओं के सीने चिराग खड़ा था। एक बाजू गाल के पास था और एक बाजू खीने के पास रखा था। चेहरे पर दूसरी तरफ मुड़ा गया था, जिसकी वजह से बुनियों पर लगा कट मुकम्मल नजर आ रहा था। उफ, हमारी बच्ची तो गी। रिमना ने जिया के चेहरे के तासरात देखते हुए कहा, जिस पर वो सिर्फ ओले से मुस्कुरा गई। भाई तुम्हारी सांस तो बड़ी नाइस औरत है, नन तुम्हारी छोटी सी है, लाइफ तुम्हारी सेट रहेगी। जेबा ने सामान सेट पहनते हुए काश मामा बाबा भी होते आप ही। जी ने सर्द जर्दा आवाज़ में कहा, जिस पर तीनों लड़कियां सब कुछ छोड़कर इसके पास आई और इसको अपने हिसाब में ले लिया। वेल वेल मिस यू यार।
रिमना ने आंखें बंद करते हुए कहा, तो मुझे मिस नहीं करोगी? मेरी भी शादी है, बीबी है। ज़ेबा वापस बेड पर बैठती हुई बोली, जिस पर वो वृद्धा अपने बाजू इसके गिर्द हायर की और बोली, आपको मैं मिस करूंगी ना? इसकी बात पर ज़ेबा मुस्कुरा दी और उसके माथे पर बोस दिया। मैं आ जाऊँ? फरहा बेगम ने दरवाजे पर नाक किया। अरे मामानी जान, आप पूछ क्यों रही हैं? आ जाए। जिया बोली तो फरहा बेगम इसके पास बैठ की। वैसे अम्मा मान गई आपको, लोग अल्लाह के घर अल्लाह तौबा करने जाते हैं, आप बच्ची का रिश्ते तय करके आ गई। रिमना ने आंखें छोटी करते हुए शरीर लहजे में अपनी 2 उंगलियां थोड़ी पर रखते हुए कहा। फरहा बेगम बोली, बेटा अल्लाह के घर अपनी बेटियों को नसीब मांगने ही गए थे और अल्लाह ने वो दे दिया। ज़ेबा और जिया अपने घर की हो जाएंगी, फिर मुझे अपनी वृद्धा का भी तो सोचना है। वृद्धा बोली, अच्छा चाची जान, आपको कैसे मिली जन्नत आंटी? फरहा बेगम बोली, मैं और अम्मी जब मदीना शरीफ होटल में ठहरे थे, वो वहाँ पर हमारे साथ जन्नत भी ठहरी थी। एक दिन मैंने इन्हें रो रो कर अपने बेटे के लिए दुआएं मांगते देखा। मुझे इनके बेटे में दिलचस्पी पैदा हुई तो इनसे किस्सा छेड़ लिया। फिर इन्होंने मुझे फातिह के बारे में बताया। इन्होंने मुझे कहा कि इन्हें कोई ऐसी बहू चाहिए कि वो फातिह के तीखे मिजाज को बदल दे। मुझे अब वर्दा और जिया दोनों में फैसला करना था। पहले मैंने इन्हें वृद्धा की तस्वीर दिखाई, मगर वो वृद्धा के साथ जिया भी खड़ी थी, तो उन्होंने झट से जिया के मुताबिक बात की। बेटा मुझे गलत मत समझा, मगर तुम्हारी मामा ने मुझे मना किया था कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ना देखूं, इसलिए मैंने जिया के बारे में मैं नहीं की थी। वृद्धा बोली, चाची जान आप फिक्र न करें, आपके लिए इतना प्यारा दामाद ढूंढ कर लाऊंगी कि ये सारी जेलसी होंगी। वृद्धा ने कॉलर काटते हुए कहा तो सब हंस दिए। लड़की सो जाओ, अब सुबह मेहंदी है, ये ना हो मेहमान घर पर मौजूद हों और दुल्हन अपनी बहनों समेत नींद में गुम। फरहा बेगम ने कहा, जिस पर सब लड़के सोने को चल दी। जिया जाने लगी तो फरहा बेगम ने इससे बात, जिया रुको। जी ममान जान, बेटा कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही थी, फिर आप ही का दिल रखने के लिए कह रही थी। आपने यकीनन जनरल नाटी को आसम भाई के रवैये के मुतालिक बताया होगा, उन्होंने फातिह के लिए हाँ कर दी होगी। वह एक बात सच कह रही थी, लेकिन इससे पता कैसे चला? फरहा बेगम की नजरें झुका ली। फमानी जान आप शर्मिंदा न हो, मुझे पूरा यकीन है आपका फैसला अच्छा होगा। फातिह मेरे लिए अच्छे से फैसला साबित होगा। इसने फरहा बेगम के हाथ चूमते हुए कहा तो फरहा बेगम नीम आंखों से मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह बेटा। फरहा बेगम ने इसका माथा चूमा। मैं जाऊं? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाओ। फरहा बेगम ने इससे कहा। फरहा बेगम जो इसे बताने आई थी तो वो तो बता ही न सकी, शायद वो इसे बता देती तो वो सब इस बेचारी के साथ न होता जो अब इनकी इतनी सी भूल पे लिख दिया गया था। जिया मेहंदी हाथों में लगाए बैठी। रिमना और वृद्धा तस्वीरों पर तस्वीरें क्लिक कर रही थी। जिया आज बहुत खुश थी। जिया को ये सब ख्वाब लग रहा था। इसे लग रहा था कि जो 2 साल से वो हसीयतें बर्दाश्त कर रही थी, वो एहताम को पहुंचने वाली थी। 5 साल से जो ताने सुन रही थी, अब इसको सुनने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन बेचारी कितनी बड़ी भूल पर थी, अपने पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद होने जा रही थी वो। सुबह की बारात जाने के बाद सब लोग अब जिया की रुखसती की तैयारी कर रहे थे। सुबह का सूरज तलु हुआ। जिया कमरे में बैठी थी। लाल रंग के लहंगे में मखलूस बालों को जोड़ा किया गया, एक फूल कान से कुछ नीचे लगाया गया था। बालों के वाले लट्टों को कर करके आगे डाल दिया गया था। नाक से एक नथ कान के झुमके के साथ बोस थी। माथे पर पट्टी के हीरे चमक रहे थे, जगमगा रहे थे और शीशे में अपने आप को देख के हैरान हो रही थी कि ये वाकई वही है। इतना रूप किस चीज़ का आया था इस पर? इसने के सफ़ेद हाथ लाल मेहंदी में बहुत जज रहे थे। हाथों में लाल चूड़ियाँ और नाखूनों में लाल नीले बालिश। हर लिहाज से वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। गले का हार इसे सबसे ज़्यादा मंज़ा कर रहा था। हाँ बेटा, यहाँ पर साइन करो। नूर साहब और कहार साहब इसके इतराफ़ में बैठे थे। पल भर इसकी शख्सियत बदल रही थी, इसकी पहचान बदल रही थी। नीम आंखों के साथ जिसने साइन की। कहार साहब ने जिया को गले लगा लिया। अभी कल ही तो एक बेटी को रुखसत किया था, अब दूसरी की रुखसतगी के लिए जा रही थी। निकाह के बाद खाना खिलाया गया और जिया को फातिह के साथ लाकर बिठाया गया। उफ़्फ़ो भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही हो। इन्हीं ने जिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। थैंक यू मीरजान। जी ने इसकी बातें मुस्कुराते हुए कहा। फातिह जैसे चुप साधा बैठा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठाया था। भाई स्माइल करें ना। रिमना ने तस्वीर क्लिक करते हुए कहा, जिस पर पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया। फातिह रिमना की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये हुई न बात, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। वृद्धा ने जिया के साथ बैठते हुए कहा, ओह होए जीजो जी तो बड़े ही खड़ूस लग रहे हैं। जिया इसकी बात पर मुस्कुरा दी। रिक्शा जी का शोर उठा। जिया पर गम का पहाड़ टूट गया। इस घर से अगर बुरी यादें जुड़ी तो क्या हुआ? इस कदर हसीन यादें भी तो इसी से वाबस्ता थी। मलकीत बेगम के गले लग से लपेट कर वो फूट फूट कर रो दी। जन्नत बेगम इसके कार में उठाए बगैस ने कुरान के साइमे से रुखसत किया। रुखसत होकर वो अपने हवाई शहर आई थी। गाड़ी की शीशे से वो हर चीज़ को हैरत ज़दा देख रही थी। हर जगह से तो गाड़ी गुजर रही थी जहाँ पर इसकी यादें वो सो थी। एक एक लम्हा जो इसने अर्तुग साहब और रबनी बेगम के साथ गुजारा था। गाड़ी एक बड़े से आलिशान घर के सामने रुकी। घर का बड़ा सा गुंद सा नमा प्लेस था। एक नज़र इस पर
نام پر گئی، پھر نظر سامنے محبتیں لٹاتے فاتح کے رشتہ داروں پر دیکھا۔ ہر کوئی اس کے حسن پر اس کی بلائیں اتار رہا تھا۔ فاتح کے والد کے انتقال کو 4 سال ہو چکے تھے۔ جی کو کمرے میں بٹھا کر اینی اور باقی کزن فاتح کے روم سے باہر آئی تھی۔ 1 بجے تک وہ انتظار کرتی رہی۔ اتنی بھاری بھرکم لباس، اوپر سے زیورات کے ساتھ اس کا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کمرہ کافی وسیع و عرض تھا اور خوبصورت، جو چیز جیا کو وہاں چبھتی تھی وہ ایشٹے تھا۔ فاتح واقعی سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ جی کے گھر میں صرف عاصم ہی تھا جو اس طرح کی شوق پالے ہوا تھا۔